फ्रांस में पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी हिंसा भड़क उठी है। ये बात आपको पता चल चुकी होगी, शायद आप अभी तक न्यूज़ या फिर कई सौ यूट्यूब चैनल है उन पर ये जान चुके होंगे, सुन चुके होंगे। लेकिन काम की बात यह है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्रांस देश में इतनी हिंसा क्यों भड़कती है। इसका आंसर मैं आपको दूंगा आज इस वीडियो के अंदर। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब जिसने नहीं पढ़ा या जिसे नहीं पता उसके लिए बता देते हैं कि फ्रांस में पिछले 4-5 दिनों से काफी बड़े स्तर पर हिंसा भड़की हुई है। ऑलमोस्ट 45,000 पुलिसमैन को यहां डिप्लॉय किया गया है। ये वायलेंस या जनता का प्रदर्शन किसी एक शहर या एरिया तक लिमिटेड नहीं है। फ्रांस देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अंदर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं और चिंता की बात यह है कि प्रदर्शन हिंसक हैं, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने पिछले 2-3 रातों से इन पर काफी क्रैकडाउन किया है। मोर देन 1300 पीपल हैव बीन अरेस्टेड या डिटेन्ड। और ये प्रोटेस्ट क्यों हुए हैं इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स की अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जितने भी हिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारा अग्निपथ बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जुलाई से, जो कि देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है। केवल 8,000 रुपए में आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर सकते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए। यू विल सेव लैक्स ऑफ योर रुपीज इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ने काफ़ी अजीब से स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा है ऑफ कोर्स ये अनएक्सेप्टेबल है और इसके लिए वो जिम्मेदार बता रहे हैं कि वीडियो गेम्स देखकर बच्चे ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं। हो सकता है वो किसी ना किसी स्तर पर ठीक भी हो, लेकिन ये वाली हिंसा केवल वीडियो गेम्स के कारण नहीं फैली है या नहीं भड़की है जैसा इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं। इस हिंसा का कारण या इस अपराइजिंग का कारण काफ़ी सिस्टमिक है और फ्रांस का इतिहास रहा है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस हिंसा को रोकने के लिए अपने सारे रिजर्व पुलिसमैन को सड़कों पर उतार दिया है। जो स्पेशल फोर्सेज होती हैं पुलिस की, जैसे हमारे देश के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स होती है, कुछ उस तरह के इनके भी स्पेशल फोर्सेज हैं, इनको भी सड़कों पर उतारा गया है। लेकिन इसके बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है 3 रातों से, 4 रातों से। और कई शहरों में पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज पहुंचा है, जैसे कि पुलिस स्टेशन, कॉरपोरेशन के जो ऑफिस होते हैं, साथ में पब्लिक लाइब्रेरीज, इनको काफ़ी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बसेस को जलाया जा रहा है, प्राइवेट गाड़ियों को भी जलाया जा रहा है। इस पूरी हिंसा के भड़कने के पीछे वजह है कि 27 जून के दिन पेरिस के एक सबब में, नांतेर नाम का एक सबब है पेरिस का, वहां एक 17 साल के लड़के को पुलिस ने रोका चेकिंग के लिए और कुछ कारणों से उसे गोली मार दी गई। अब एग्जैक्टली रीजंस क्या है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमने उसे सेल्फ डिफेंस में गोली मारी, वो गाड़ी दौड़ाकर लेकर जा रहा था। पहली बात तो 17 साल का है, उसके पास लाइसेंस नहीं था, पहले भी उसको रोका गया था कुछ ट्रैफिक वायलेशंस के लिए, और ये लड़का गाड़ी भगा कर ले जा रहा था। जबकि इसके घर वाले कह रहे हैं, या फिर जो सोशल मीडिया के वीडियोज हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि लड़का गाड़ी रोक चुका था, पुलिस उससे इंटरोगेट कर रही थी। और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ चुका है जहां क्लियरली दिख रहा है कि उसकी येलो कलर की ये गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है और पुलिस वाले उससे काफी आक्रामक तरीके से पूछताछ कर रहे हैं, बंदूक तानी हुई है, एंड देन ही इज शॉट, उसको गोली मार दी गई। तो वैसे था ये केवल ट्रैफिक वायलेशन अगर आप देखें तो हालांकि इसमें लड़के की भी गलती तो रही है क्योंकि वो 17 साल का है और गाड़ी चला रहा है, लेकिन इसमें गोली मारने की संभावना कहां से आ गई ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब ये जो लड़का है ये अल्जीरियन और मोरक्कन डिसेंट का है। तो अल्जीरिया और मोरक्को ये दोनों देश किसी समय में फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे और यहाँ के कई लोग 20th सेंचुरी में, खास करके वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद वाला जो समय है, उस समय ये अपने देशों से माइग्रेट करके फ्रांस में आ जाते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत थी, उन्हें लोगों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए अल्जीरिया और मोरक्को से लोगों को इमिग्रेट करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया और उन्हें फ्रांस की नागरिकता भी दी गई। लेकिन आज भी ये ग्रुप्स जो हैं इनके खिलाफ काफ़ी भेदभाव होता है और जिसकी चर्चा हम थोड़ी सी आगे करेंगे। अब क्योंकि इस केस में भी पुलिस और एक रेशियल माइनॉरिटी या एथनिक माइनॉरिटी शामिल है, तो ये केस काफ़ी हद तक यूएसए में 2020 में हुए जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट की याद दिलाता है। उसमें भी सिमिलर केस था, पुलिस ने एक एथनिक माइनॉरिटी के व्यक्ति को रोका और अल्टीमेटली उसे गोली मार दी जाती है। वहां पर भी सर्वेलेंस के वीडियोस थे, आई विटनेसेस के वीडियोस थे, और यहां पर भी बिल्कुल वैसा है कि पुलिस कुछ और कह रही है जबकि लोगों ने जो वीडियो बनाए हैं, जो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, वो कुछ और पिक्चर पेंट करते हैं। अब जिस ऑफिसर ने इस 17 साल के लड़के को गोली मारी है, ऑफकोर्स उसे फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी बिठा दी गई है और उसने माना है कि हाँ मैंने गोली चलाई है। और उसने रीजन बताया कि मैंने गोली इसलिए चलाई क्योंकि वो लड़का गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था, वो तुरंत गाड़ी भगा रहा था। और फ्रांस के कानून ऐसे हैं कि अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता तो पुलिस के पास अथॉरिटी है कि उस पर फायर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस फॉलो करने जरूरी है। अब देखिए, रीजन जो भी रहा हो, एक 17 साल के लड़के की डेथ हुई है, विच इज ऑफकोर्स ट्रैजिक, और ये भी एक ट्रैफिक स्टॉप के कारण या एक ट्रैफिक वायलेशन के कारण हुई है, जो और ज्यादा इसे ट्रैजिक बनाता है। तो लोगों का गुस्सा इसमें फूट पड़ा और लोग सड़कों पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो आप गाड़ी में महिला को देख रहे हैं, ये उस नाहिल 17 साल के लड़के की माँ है जो खुद प्रोटेस्ट में शामिल होती है और एक्टिवली सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये सभी प्रोटेस्ट शुरू तो देखिए नॉन वायलेंट तरीके से ही हुए थे। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मार्च एक परेड के रूप में निकाला जा रहा है,
जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं खास करके रात के समय में लूटपाट और हिंसा के अंदर तब्दील हो रहे हैं। अब प्रोटेस्टर्स क्या रहे हैं? प्रोटेस्टर्स का मानना है कि ये जो टीनेजर की डेथ हुई है ये एक सिस्टमिक इशू है। सिस्टमिक इशू का मतलब क्या होता है कि जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ जानबूझकर पुलिस इस तरह का बर्ताव करती है। इन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि फ्रांस के समाज में या फ्रेंच गवर्नमेंट ने कभी भी खुलकर एथनिसिटी या फिर एथनिक डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर बात ही नहीं करी है। नस्ल भेद पर कोई चर्चा ना तो फ्रांस की सरकार करती है, ना यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस करते हैं, और ना ही वो इसे रिकग्नाइज करते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव है। और ये फ्रांस की पुलिस के द्वारा भेदभाव पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पुलिस ब्रूटैलिटी और डिस्क्रिमिनेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इस बात से एविडेंटली दिखता है हमें कि पिछले एक साल में ही 13 लोगों की हत्या इसी प्रकार से पुलिस ने करी है। 13 लोग मारे गए हैं जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट स्टॉप एट ट्रैफिक सिग्नल्स और वट एवर ट्रैफिक वायलेशंस थे उसके कारण। इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भी काफ़ी आलोचना हो रही है। तो पहले तो कई लोगों ने मैक्रोन को कहा कि आप सिंपैथेटिक व्यू रखते हो प्रोटेस्टर्स के प्रति, तभी आपने 3-4 दिन हालात को हाथ से बाहर निकलने दिया। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब आप पुलिस डिप्लॉय कर रहे हो। यू शुड हैव डन इट ऑन द फर्स्ट डे। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैक्रोन भी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपतियों की तरह इस इशू को अच्छे से समझ नहीं पा रहे या फिर इसको सॉल्व नहीं कर रहे। रूट कॉज इज कि एथनिसिटी या फिर रेस के आधार पर पुलिस बायस दिखा रही है, और वो दुनिया के अंदर हर जगह पुलिस दिखाती है। जहां पे भी पुलिसिंग है वो मेजॉरिटी बायस रखती ही है। बहुत कार्य करना पड़ता है कि पुलिस का मेजॉरिटी बायस ना हो। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सोसाइटीज एंड ऑल द कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, इंडिया हो, हर जगह आप देखेंगे कि थोड़ा सा पुलिसिंग के अंदर बायस होता है टुवर्ड्स मेजॉरिटी कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, वट एवर इट मे बी। किसी भी तरह का जो वर्गीकरण होता है समाज में, उसमें जो मेजॉरिटी है वही अक्सर पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में होती है, तो वो अपने प्रति थोड़ा सा बायस रखेगी। अब सवाल ये है कि फ्रांस की सोसाइटी इतनी ज़्यादा रेसिस्ट क्यों है, या फिर फ्रांस में ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट क्यों करता है? देखिए, फ्रांस आज की तारीख में एक मल्टी कल्चरल, एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है। यहाँ पर आपको अफ्रीकी मूल के लोग देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ईस्ट यूरोपियन मूल के लोग हैं, इटालियन मूल के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रांस की कॉलोनी के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ पर बस गए थे। तो देखिए, ज़्यादातर जो फ्रांस का कॉलोनियल एम्पायर था वो यहाँ नॉर्थ अफ्रीका में या वेस्टर्न अफ्रीका में था। इस रीजन को मागरेब भी कहा जाता है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका का जो रीजन है, सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी इलाका, तो यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके फ्रांस में जाकर रहने लग गए, ठीक है। तो ये क्यों रहने लगे? इसका एक कारण ये भी है कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस ने बहुत लॉसेस झेले थे। इनके बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसीलिए इन्हें भी लोगों की आवश्यकता थी। दे वांटेड पीपल, क्योंकि काम करने के लिए लोग नहीं थे, खेतों में नौजवान नहीं थे जो आकर काम कर सकें, हल चला सकें, एग्रीकल्चर करें। तो इन्होंने भी ओपनली माइग्रेशन को बढ़ावा दिया। तो कई लोग यहाँ अल्जीरिया और मोरक्को वाले एरिया से, खास करके पश्चिमी अफ्रीका से, ये फ्रांस में आकर बस गए। तो ये बात है 1920s और 30s की, और ये सिलसिला काफ़ी हद तक 1970s तक चलता रहा था, क्योंकि इन देशों के अंदर भी बहुत जगह सिविल वॉर चल रहे थे, खास करके अल्जीरियन सिविल वॉर जो बहुत लंबे समय तक चला था, उसके कारण काफ़ी माइग्रेशन होता है। तो देखिए, वो लोग इमिग्रेंट थे, लेकिन आज जो लोग फ्रांस में रह रहे हैं वो ज़्यादातर उन लोगों के वंशज हैं। दे आर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन पीपल। तो कहने को वो आज फ्रांस के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, लेकिन आज भी उनके खिलाफ जो फ्रेंच मूल के लोग हैं, जो फ्रेंच डिसेंट के लोग हैं, जो यूरोपियन वाइट हैं, वो उनके खिलाफ भेदभाव करते हैं। वाई? क्योंकि ये दिखने में अलग हैं, अफ्रीकी मूल के नज़र आते हैं। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, जैसे ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज़। और अब तो फ्रांस के अंदर इमिग्रेशन कई देशों से हो चुका है, खास करके ईस्टर्न यूरोप वगैरह में इकोनॉमिक डाउनफॉल के कारण, 1990s में जो इकोनॉमी उनकी डाउन गई थी, उसके कारण भी बहुत लोग यहाँ फ्रांस में आकर बस गए। तो कई सारे रोमानिया, बल्गारिया, इन देशों के लोग आकर भी फ्रांस में रह रहे हैं। तो जो ज़्यादातर बड़ा माइग्रेशनल ग्रुप है ना, वो यही वाला है जो अफ्रीका से वहां पर गया था। फ्रांस की इस मल्टीकल्चरल और मल्टी एथनिक सोसाइटी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको उनकी फुटबॉल टीम में देखने को मिलेगा। 2018 में फ्रांस ने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था, और 22 में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था या नहीं मुझे नहीं पता, 22 में जीते नहीं थे, इतना पता है। तो ये टीम अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादातर लोग अफ्रीकन मूल के हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। तो या तो इनके पेरेंट्स का जन्म या फिर इनका जन्म किसी और देश में हुआ था, और अब ये फ्रांस में आकर रहते हैं और फ्रांस की टीम से खेलते हैं। इनफैक्ट 2018 में इस बात के लिए इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी, या फिर फ्रांस के जो लोग हैं उनकी आलोचना हुई थी कि वैसे तो आप डेली रेसिज्म करते हैं, डेली आप भेदभाव करते हैं, लेकिन जब आपकी टीम में अफ्रीकी मूल के लोग खेल रहे हैं और वो आपके लिए वर्ल्ड कप लेकर आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू आर सेलिब्रेटिंग दीज फुटबॉल प्लेयर्स।
अच्छा, फ्रांस का जो ये पूरा कॉलोनियल एम्पायर है, इसी से रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। बाय द वे मैं बहुत सारे शॉर्ट्स बनाता हूँ, आप हमारे चैनल पे वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो वो फ्रांस से रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग उसकी ज्योग्राफी का शॉर्ट मैंने बनाया है, वो ज़रूर देखिए। अब सवाल ये आता है कि ये लोग फ्रांस की आबादी का कितना प्रतिशत है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर हर कोई ढूंढता रहता है और इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। कारण फ्रांस ने 1958 में जब अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि फ्रांस एक सेक्युलर देश है और ये वो वाला सेक्युलरिज्म फॉलो करता है जहां पर सरकार धर्म के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेती है। द स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, द स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ एथनिसिटी। फ्रांस की सरकार आपसे किसी फॉर्म पे टिक नहीं करवाती कि आपका धर्म क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, इस तरह के कोई सवाल नहीं पूछे जाते। तो कोई डेटा इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए 1978 में वो एक स्पेसिफिक कानून लेकर आए कि कभी भी सरकार का कोई भी विभाग या मंत्रालय कोई डेटा कलेक्शन नहीं करेगा ये पूछते हुए कि आप किस धर्म के हैं या फिर किस रेस के हैं या किस एथनिसिटी के हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून है, उसके लिए कानून बना रखा है इन्होंने कि कहीं पर भी कोई डेटा स्टोरेज नहीं होना चाहिए जो रेस के आधार पर हो, आपकी नस्ल के आधार पर हो, कि कितने लोग व्हाइट हैं, कितने ब्लैक हैं, कितने कॉकेशियन हैं, ये कोई डेटा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर करना पड़ गया ऐसा डेटा इकट्ठा तो वो स्टेट कमेटी यानी कि उनकी पार्लियामेंट के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उनको पूरा करके फिर आप ऐसा डेटा इकट्ठा कर सकते हो। अब ये बात याद रखिएगा कि फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 80 लाख है। तो फ्रांस की आबादी जो है वो भारत के लगभग एक राज्य के बराबर है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, बट हाँ यूरोप के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 7 करोड़ के टचिंग हो जाती है। और यहाँ पर जो रेस का डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है वो मोस्टली प्राइवेट सोर्सेज से है, तो वो इतना रिलायबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट रिसर्चर्स या किसी ने रिसर्च वगैरह करने के लिए जो डेटा इकट्ठा किया है उसके आधार पर यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग अपने आप को फ्रेंच बाय बर्थ कहते हैं वो 84% है आज फ्रांस की आबादी में जिन्होंने फ्रेंच नागरिकता अपनाई है। वैसे लगभग 5% लोग हैं फॉरेनर्स जिनके पास फ्रांस की नागरिकता नहीं है, वो देश में 13% हैं। और इमिग्रेंट्स जो फॉरेन बॉर्न हैं वो है 14%। तो इनके पास अभी कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। अब ये संख्या इतनी बड़ी क्यों है, ये फॉरेनर्स की या फिर इमिग्रेंट्स की? तो देखिए, फॉरेनर में तो कई लोग यहाँ जॉब वगैरह करने आते हैं, ईयू के अंदर आप नौकरी करने एक से दूसरे देश जा सकते हैं। तो फॉरेन नेशनल्स के अंदर कई सारे यूरोपियन देशों के लोग हैं जो यहाँ पर जॉब वगैरह कर रहे हैं। बट ये जो इमिग्रेंट्स हैं इनकी संख्या अभी इतनी ज़्यादा क्यों है? कारण पिछले 10 सालों से सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पर कई देशों की हालत आर्थिक तौर पर इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ के लोग माइग्रेट करके फ्रांस जा रहे हैं या फिर यूरोप के अन्य देशों में जा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों से भरी हुई एक बोट मेडिटेरेनियन सी में कैप्साइज कर गई थी। तो उनमें से कई सारे इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जो हैं उनका अंतिम लक्ष्य फ्रांस या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पहुंचना होता है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर सरकार जो है वो सोशलिस्टिक है काफ़ी, तो वो आम नागरिकों को बहुत सारी फैसिलिटी देती है, आपको खाना पीना राशन बहुत कुछ मिल जाता है फ्री में। तो इसीलिए वो वहाँ पर जाकर उन देशों में रहना चाहते हैं, ना कि किसी और देश में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी में इमिग्रेंट्स की संख्या अभी काफ़ी ज़्यादा है, 14%, फॉरेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि हम फ्रेंच बाय बर्थ हैं वो 84% है। अब याद रखना, जो लोग 1920s में फ्रांस आ गए थे अब वो अपने आप को फ्रेंच ही कहेंगे, दैट बाय बर्थ वी आर फ्रेंच। अब इस डेटा के अंदर रिलीजन का डेटा मिक्स नहीं किया जा सकता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें। लेकिन फिर भी अगेन जो प्राइवेट सोर्सेज वगैरह से रिलीजन का डेटा हमें पता चलता है, ये फ्रांस की सरकार का डेटा नहीं है, वहाँ पर सेंसस के अंदर डेटा नहीं आता है रिलीजन का। तो जो डेटा वहाँ पर प्राइवेट सोर्सेज से गैदर किया गया है उसके अकॉर्डिंग लगभग 64% आबादी क्रिश्चियन है और उसमें भी मेजॉरिटी रोमन कैथलिक्स ही हैं। फिर 8% आबादी मुस्लिम है, 25% लोग कहते हैं कि हम कोई धर्म को फॉलो नहीं करते। अभी जो 2020 के डेटा आए थे उसके अंदर ये संख्या बढ़कर 30% हो चुकी है। ऑलमोस्ट 30% पीपल से कि हम कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हमारा कोई धर्म नहीं है, ना ही हम ऑफिशियली कहीं पर लिखते हैं या फिर कोई धर्म प्रैक्टिस करते हैं। एंड 2% इज अदर्स। तो मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर वो लोग हैं जो कोई धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, थर्ड नंबर पर आती है इस्लामिक पॉपुलेशन जो फ्रांस की है। अब इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कई दशकों से या फिर ऑलमोस्ट 100 साल से फ्रांस में रह रहे हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अभी पिछले 5-6 सालों के अंदर फ्रांस में इमिग्रेंट के तौर पर आए हैं। अच्छा, एक और इशू यहाँ पर जो एमनेस्टी जैसे ग्रुप्स रेज कर रहे हैं वो ये बात है कि फ्रांस में पुलिस के पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं। फॉर ऑल द G7 कंट्रीज अगर 1 लाख की आबादी पे पुलिस के पास हथियार देखोगे तो फ्रांस में वो संख्या सबसे ज़्यादा है, 765 वेपन्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो इसके कारण वहाँ की पुलिस हथियार ज़्यादा भी यूज़ करती है। हालांकि इसका कारण ये है कि 2015 में जब फ्रांस पे बड़े आतंकवादी हमले हुए थे उसके बाद उनका कानून स्ट्रिक्ट हो गया और उन्होंने अपनी पुलिस को काफ़ी ज़्यादा आर्म कर दिया है, और गाड़ी अगर कोई ना रोके उस पर गोली चलाने का जो कानून है वो भी अभी 2015 के बाद ही आया है। लेकिन जो 2015 के बाद ये कानूनों में बदलाव आया है
उनमें ज़्यादातर टारगेटिंग इन एथनिक माइनॉरिटीज़ की करी जा रही है, क्योंकि जिन लोगों के घर पे रेड होती है, सर्च किया जाता है, जिन्हें आने जाने से रोका जाता है, वो ज़्यादातर एथनिक माइनॉरिटीज़ को बिलोंग करते हैं, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं या फिर मुस्लिम धर्म को या इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो 2016 में एक सर्वे हुआ था फ्रांस में, फ्रांस की सरकार ने करवाया था, तो उसमें ये पता चला था कि 53% ऑफ द मैन हु आर ब्लैक ऑफ अफ्रीकन डिसेंट एंड 49% मैन एज अरब, इन्हें पुलिस ने रोका था कम से कम एक बार। तो अगर आप एक ब्लैक व्यक्ति हैं, फ्रांस में रह रहे हैं, तो 50% चांसेस है कि आपको पुलिस एक ना एक बार सड़क पर रोकेगी, आपसे पेपर वगैरह मांगेगी कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइसेंस दिखाओ, कोई आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, जबकि वाइट मैन के साथ ये केवल 18% होता है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस में भी बायस थोड़ा सा है। तो पुलिस बायस के बाद एक फाइनल टॉपिक जो मुझे एड्रेस करना है वो ये कि फ्रांस में आखिर लोग इतना प्रोटेस्ट को लेकर उतावले क्यों हैं, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, फ्रांस के अंदर अगर आप नोटिस करें तो कभी येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी रिटायरमेंट की एज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी किसी स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अक्सर ये प्रोटेस्ट हिंसक हो जाते हैं, बहुत बार हिंसक होते हैं। येलो वेस्ट प्रोटेस्ट तो बहुत लंबे समय तक चला था। तो फ्रांस में वर्कर कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, खास करके प्रोटेस्ट के मामले में दे आर वेरी एक्टिव, और बहुत जल्दी सड़कों पर उतर जाते हैं, और कई बार ये हिंसक भी हो जाता है। तो फ्रांस में प्रोटेस्ट का क्या है ना कि एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, फ्रांस के डीएनए में है प्रोटेस्ट करना। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो कुछ दिनों में मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो वो क्यों होती है, आम जनता गुस्सा हो गई थी राजा से, इसीलिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे राजा का ही तख्ता पलट कर दिया। तो चाहे वो बास्टील डे हो, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील हो, ये सारी चीजें दिखाती है कि फ्रांस की जो आम जनता है या पेरिस की जो आम जनता है वो तुरंत सड़कों पे उतरेगी, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट वो आ जाएंगे सड़कों पर, चाहे उनके पास हथियार हो या ना हो, अपने फावड़े कुल्हाड़ी लेकर ये पहुंच जाएंगे और सैनिकों से लड़ना शुरू कर देंगे। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से देखा जा रहा है, 1792 में। इनफैक्ट जो फ्रांस की नेशनल इमेज है वो ये वाली पेंटिंग है। इसमें जो जैसे हमारे देश में भारत माता होती है, वैसे जो इनकी फ्रेंच माता हैं, ये देखो फ्रांस का झंडा लेकर चल रही है, एंड शी इज लीडिंग द रेवोल्यूशनरीज। ये काफी फेमस पेंटिंग है और ये 1830 के फ्रेंच रेवोल्यूशन को बताती है। बाय द वे, फ्रांस में 3 बड़े रेवोल्यूशन हुए हैं, एक जिसके बारे में शायद आप सभी को पता है 1789 वाला, फिर एक 1830 में भी हुआ था और एक 1848 में भी हुआ था। तो ये 1830 और 1848 वाले जो रेवोल्यूशंस हैं उनके आपको यहाँ पर मैं कुछ पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये देखिए, ये 1848 का प्रोटेस्ट है जिसमें उन्होंने वहाँ पर जाकर पार्लियामेंट को ही पूरा तोड़फोड़ दिया था, और ये सारे आम नागरिक हैं जो अपनी सरकार को तख्ता पलट करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो फ्रांस में लगातार रेवोल्यूशन होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक फ्रांस में एक बार क्रांति हुई, कई बार वहाँ पर क्रांति हो चुकी है, कई सरकारों को, कई राजाओं को उन्होंने हटाया। 1871 के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जो बिल्कुल आम नागरिकों ने किया था और कई महीनों तक किया था। इसमें तो ये लोग हथियार लेकर पूरे पेरिस के एक बड़े एरिया को ब्लॉक कर देते हैं, इसको कहा जाता है 1871 का कम्यून प्रोटेस्ट। तो ये भी काफ़ी फेमस प्रोटेस्ट है, और इन सभी प्रोटेस्ट में यही देखा गया कि झुकने वाली पार्टी सरकार थी। मोस्ट ऑफ द टाइम सरकार झुकती है प्रोटेस्टर्स के सामने, या फिर जो भी प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी वो मान ली गई, और इसीलिए फ्रांस में लगातार प्रोटेस्ट चलते आए 1930s में, 1970s, 80s, 90s में। तो ये 1990 के दशक का एक प्रोटेस्ट है जो देखिए सैलरी को लेकर हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के अधिकारों को लेकर हो रहा है। तो फ्रांस में क्या है ना कि वहाँ के लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी, अपने यूनियनाइज करने के अधिकार, अपने प्रोटेस्ट करने के अधिकार, अपने वर्कर्स के अधिकार और ह्यूमन राइट्स अक्सर हिंसा प्रदर्शन करके ही हासिल किए हैं। और उन्हें पता है कि जब हम प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार झुकती है, सरकार मानती है। तो फ्रांस में ये 150 साल से चल रहा है कि आप प्रदर्शन करो और सरकार से अपनी बात मनवा लो, अगर वो बात ठीक है तो सरकार मान जाती है। अक्सर कभी कभी नेता, राजनेता ऐसे आ जाते हैं जो मानते नहीं है, तो वो अगले चुनाव हार जाते हैं। तो जैसे रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन पेंशनर्स के प्रोटेस्ट के सामने नहीं झुके, तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी एकदम से नीचे चली गई। तो होता ये है ना कि फ्रांस के अंदर जिसने भी प्रोटेस्ट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसने अपनी बात को मनवा लिया है। तो जो मेजर प्रोटेस्ट हैं वो देखिए, एक तो ये रेवोल्यूशन ही थे 92 के, 1830, 1848, 1817 वाला कम्यून प्रोटेस्ट जो फ्रांस में पेरिस में हुआ था। फिर 1930 में वर्कर्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें ज़्यादातर वर्कर्स की राइट, जैसे कि आपको फिक्स छुट्टी मिलेगी, आपकी मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, ये प्रोटेस्ट 1930 में थे। 1968 में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे फ्रांस में, विच इज़ प्रॉबेबली दी लार्जेस्ट प्रोटेस्ट जो आज दिन तक फ्रांस ने देखा है। कई महीनों तक ये प्रोटेस्ट चला था, और इतना भारी प्रोटेस्ट था कि एक आदमी जो वहाँ पर 20 साल से पावर में था, उसकी सत्ता हिल गई। चार्ल्स डिगॉल नाम का एक व्यक्ति है, तो वो 20 साल से पावर में थे फ्रांस में, उनको इस्तीफा देना पड़ गया था अल्टीमेटली, और ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किए थे। तो स्टूडेंट्स के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसमें वर्कर्स भी जुड़ जाते हैं, और ये 1968 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था फ्रांस में। 2005 में भी सेम ऐसा ही एक केस हुआ था, जब 2 बच्चे पुलिस से भागते हुए एक कंटीले तार में फंस गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जैसे अभी पुलिस ने गोली मार दी, उस समय क्या हुआ था कि वो पुलिस से भागते भागते कहीं कांटों में, इलेक्ट्रीफाइड वायर में फंस गए थे, बच्चों की डेथ हो जाती है। तो उसके खिलाफ भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे 2005 में कि पुलिस गरीब लोगों को क्यों परेशान करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो गरीब है, जो वर्किंग क्लास है, वो ज़्यादातर
माइनॉरिटी भी है, और दोनों ही चीज़ें, ऐसा नहीं कि फ्रेंच मूल के लोग वर्कर्स नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो सब इंटरमिक्स हो जाता है फ्रांस में। तो फ्रांस के लोगों के डीएनए में एक तरह से प्रोटेस्ट करना है, दे आर हार्ड वायर्ड टू प्रोटेस्ट। उनका इतिहास, उनका रीसेंट 200 साल का हिस्ट्री ये कहता है कि भैया प्रोटेस्ट करो। यही उनके इतिहास की किताबों में उन्हें पढ़ाया जाता है कि आप प्रोटेस्ट करोगे और आप चीज़ें अपनी मनवा लोगे सरकार के सामने, और सरकार जो है वो झुकती है। बस आपको प्रोटेस्ट थोड़ा करना आना चाहिए, तो फ्रांस के अंदर मोस्टली सरकारें झुक जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और उम्मीद करता हूं कि आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अमित कुमार सर आपको ये पढ़ाने वाले हैं कोर्स, और ये कोर्स केवल 8000 रुपीज़ में अवेलेबल है। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमारा कॉम्बो जो अग्निपथ जीएस बैच और ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच है उनको एक साथ भी ले सकते हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। सी सैट का बैच स्टार्ट हो रहा है, आज से हो चुका है, 1 जुलाई से इम्तियाज़ सर के द्वारा ये लिया जा रहा है। प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आप चाहें तो अलग से ले सकते हैं। जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं अग्निपथ के, उनके लिए तो ये फ्री रहेगी। हमारा हिंदी का बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। पर्सपेक्टिव सीरीज का नया एपिसोड लॉन्च हो चुका है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।